नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश फायदेमंद फंड, जहां पर हर हफ्ते हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से और जानने की कोशिश यही होती है कि आपके लिए सबसे फायदेमंद फंड कौन सा रहेगा और उनकी रणनीति इस समय क्या है। आज हम बात करेंगे टाटा म्यूचुअल फंड के सीनियर फंड मैनेजर चंद्र प्रकाश पडियार से। टाटा म्यूचुअल फंड भारत के जाने माने फंड हाउसेस में से एक है और इनका एक फंड हमने आज शॉर्टलिस्ट किया है, जो है इनका लार्ज कैप और मिड कैप फंड। दोनों तरह के विकल्प आपको मिलते हैं, लार्ज कैप्स में एक्सपोजर और साथ ही साथ मिड कैप में बीटा का भी फायदा। लेकिन पहले मार्केट की चाल जो हाल फिलहाल में हमने देखी है, एक तरफा तेजी की रही है। लाइफ एट हाइज कैसा है और खासतौर से रिटेल निवेशकों को अपनी रणनीति इस तरह के माहौल में, जहां हर दिन चाहे वो सेंसेक्स हो, निफ्टी बैंक हो, निफ्टी हो, स्मॉल कैप्स हो और अलग अलग इंडाइसेस नई ऊंचाइयां, नए हाइज पर पहुंच रहे हैं, नई तेजी दिखा रहे हैं, उसमें क्या रणनीति होनी चाहिए, इन सभी चीजों पर बात करेंगे। चंद्र प्रकाश, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, हाउ इज लाइफ एट लाइफ हाइज? बड़ी तेजी देखने को मिली है, 19,000 के ऊपर हम निकले, अब लोग 20,000 की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के माहौल में जहां पर निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक एक तरफा तेजी दिखा रहे हैं, रिटेल निवेशकों की क्या अप्रोच होनी चाहिए? क्या अब भी इस तेजी में निवेश वाला मार्केट है ये? नमस्कार रशिदा एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। जहां तक मार्केट का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जनरली फोकस करते हैं प्रॉफिट ग्रोथ पे। हमारा ऐसा मानना है कि कंपनी का वैल्यू कम्स फ्रॉम द प्रॉफिट्स एंड कैश फ्लो दैट अ कंपनी डिलीवर्स। तो अगर प्रॉफिट और कैश फ्लो किसी कंपनी का बढ़ रहा है तो उसका वैल्यू बढ़ता है। And for example, just today only I was looking at the numbers that Bloomberg consensus में BSE Sensex के लिए अगले 2 साल, which is this year FY24 and FY25, profit growth estimates by consensus is something like 15 to 18% every year. Now this is a very very healthy number at a time जहाँ पे दुनिया में earning growth थोड़ा slow हो रहा है। US, Europe, China, Japan, companies, most developed markets in the world are seeing slowdown or slower economic growth. And in that backdrop, India में businesses अभी भी strong हैं, growth stable है, and healthy double digit है। And उस कारण से 2 चीजें हो रही हैं। एक तो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस रैली में, और साथ ही साथ FII इन्वेस्टर्स भी हमारे मार्केट में काफी जोरों से पैसा डाल रहे हैं, जो हम हर महीने आजकल $5 बिलियन प्लस इक्विटी मार्केट में डलता है। सो उस कारण से वी आर सीइंग अ रैली इन द मार्केट। इन आवर ओपिनियन, सो फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट द लास्ट 2-3 इयर्स, हर सेगमेंट ऑफ द मार्केट ने 15 से 20% रिटर्न दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि अगला 1-2 साल थोड़ा सा रिटर्न में फर्क आ सकता है, बिकॉज वैल्यूएशन थोड़ा बढ़ रहा है, बट रिटर्न पोटेंशियल अभी भी है। ओके, रिटर्न पोटेंशियल अभी भी है, 15 से 20% ना आए, लेकिन ये शायद 12 से 15 हो सकता है, 10 से 15 हो सकता है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इस पर्टिकुलर रैली में जो हम नए हाइस पर हैं और जो FIIs की तरफ से भी पार्टिसिपेशन बढ़ने लगा है, चंद्र प्रकाश, जो हिस्ट्री हमारी कहती है कि जब भी FIIs आए हैं तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कुछ मुनाफा वसूली की है। तो क्या आपको लग रहा है इन लेवल्स पर आप जैसे फंड हाउसेस थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग पर आएंगे, कुछ कैश में बैठेंगे, या फिर ये अब ऐसा समय है जहां पर आपको यू हैव टू बी ऑल इन, सारा पैसा मार्केट में डालें और इस ग्रोथ को बस एंजॉय करें? सो डिपेंड करता है आप क्या टर्म का और क्या पर्सपेक्टिव से इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म है, व्हिच इज लेट्स से द नेक्स्ट 12-18 मंथ्स, तो शायद से आपने जो कहा प्रॉफिट बुक थोड़ा करें, थोड़ा इन्वेस्ट करें, वो इन्वेस्टर कर सकते हैं। बट इफ यू टेक अ लॉन्ग टर्म व्यू, और हमारे जैसे इन्वेस्टर्स, हम लोग जनरली लॉन्ग टर्म होते हैं, 5 साल 10 साल, जितना लंबा सोच सकें उतना अच्छा है, क्योंकि इकोनॉमी हमारा अच्छा कर रहा है, हमारे बिजनेस अच्छा कर रहे हैं। सो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना, सी यू हैव टू जस्ट चूज द राइट बिजनेस एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यू कैन मेक गुड मनी। बट शॉर्ट टर्म में ये हो सकता है, ये सही रणनीति हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नोटिस करें तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री टुडे इज सिटिंग ऑन अबव एवरेज कैश टुडे। सो इट लुक्स लाइक फ्रॉम नंबर्स इटसेल्फ
दैट अधिकतर म्यूचुअल फंड मैनेजर्स थोड़ा सा कैश बढ़ा के बैठे हैं। और शायद अगला डिप में वो कैश डिप्लॉय भी होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जहां पर कैश डिप्लॉय हुआ है उसको लेकर मेरा अगला सवाल है, हमने देखा ये जो रीसेंट रन आया है, जो हम 20,000 की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, इस पर्टिकुलर मूव में मिड और स्मॉल कैप्स की तरफ से खासा पार्टिसिपेशन देखने को मिला। अगर आप मई और जून के महीने देखें तो लगभग हर रोज वो मिड कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाईज पर कारोबार कर रहा था। हर आए दिन हम देख रहे थे, एवरी ऑल्टरनेट डे रादर 300-400 पॉइंट तक की तेजी देखने को मिली थी। क्या ये नॉर्मल है मिड कैप्स में इतनी तेजी आना? क्या ड्राइव कर रहा है इस पर्टिकुलर मूव को? और मैं सवाल आपसे स्पेसिफिकली इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपका भी लार्ज और मिड कैप फंड है। क्या आपने भी मिड कैप में फिर एक्सपोजर बढ़ाया है पिछले 2-3 महीनों में? तो हमारा एक्सपोजर काफी स्टेबल है मिड कैप में। हमारा एवरेज एक्सपोजर बिटवीन 35 to 39% के बीच में रहता है इन द लार्जर मिड कैप फंड। एंड फिलहाल कुछ है, सो हमारे एक्सपोजर में बदलाव नहीं आया है। वायर भी थिंग्स हैव चेंज्ड इज हमने कुछ कंपनीज चूज नई तरह से लिए हैं। सो जहां जहां वैल्यूएशन बढ़ते हुए दिखा हमको, हमने वहां थोड़ा प्रॉफिट बुक किया है और सेम पैसे को हमने कहीं और डिप्लॉय किया है। इन द मिड कैप स्पेस डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट बिजनेसेस इज व्हाट वी हैव चोजन। एंड आपका जो जनरल क्वेश्चन था, मुझे ऐसा लगता है कि इन द मिड कैप स्पेस स्पेशली choosing the right company today is more important. जनरल रैली फॉर एग्जाम्पल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो जो 150 कंपनीज का जो लिस्ट है इन द मिड कैप स्पेस, उसमें अधिकतर कंपनीज टुडे हैव वैल्यूएशंस व्हिच आर क्लोजर टू 30p और हायर ऑन अ 1 year बेसिस। जब वैल्यूएशन बढ़ता है तो आपका चॉइस ऑफ कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हर कंपनी शायद से आपको इतना ज्यादा पैसा कमा के नहीं दे। तो माय एडवाइस वुड बी, एंड इट इज एटलीस्ट दैट्स व्हाट वी आर डूइंग इन आवर फंड्स, choosing businesses very closely जहां पे हमको लगता हो downside on earnings is limited. In fact, those companies will surprise the market on the upside on the earnings. And जहां valuation अभी भी reasonable है. And the good thing is that आज भी ऐसे companies available हैं market में, where you can choose and expect to have reasonable returns over the next 2 to 3 years. मेरा अगला सवाल यही था कि मार्केट में इस तरह के स्टॉक्स आपको मिल रहे हैं क्या? क्योंकि एक तरफा अगर आप नजर डालें सभी स्टॉक्स में तेजी आ गई है, वैल्यूएशंस आसमान छूने लगे हैं, सो इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट। एंड आई एम श्योर आप लोगों की फिर एक्सपर्टीज वहीं पर काम आती है। जब आप एक टॉप डाउन अप्रोच अपनाते हैं अपने स्टॉक सिलेक्शन में, क्या आपको भरोसा है कि अर्निंग्स में अच्छी डिलीवरी देखने को मिलेगी इन सभी काउंटर्स में? रफली Q1 एंड FY24 से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी? क्योंकि आपने पहले कहा था 15 to 18% प्रॉफिट एस्टिमेट ग्रोथ है। इज इट फॉर द एंटायर ईयर और इज इट प्राइमरली फॉर द फर्स्ट हाफ? या सो जो 15 से 18% मैंने बोला वो अगले 2 साल के लिए, पूरे साल के लिए है एक्चुअली। एक्सपेक्टेशन बाय ब्लूमबर्ग कंसेंसस। सो हाँ, ये पूरे साल के लिए है। क्वार्टरली एक्चुअली और ज्यादा ग्रोथ है इस क्वार्टर में एस्टिमेटेड। व्हेन आई लुक एट ब्लूमबर्ग कंसेंसस टुडे फॉर Q1 FY24, द एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ ओवर लास्ट ईयर Q1 बाय कंसेंसस इज समथिंग लाइक 45 to 60% ग्रोथ। वो इसलिए भी है क्योंकि हमारे देश में जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, दैट सेक्टर, PSU ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, उनके लिए लास्ट ईयर Q1 वाज वेरी वेरी वीक और इस क्वार्टर प्रॉफिट काफी ज्यादा आएगा। इस कारण से उनका कंट्रीब्यूशन टू प्रॉफिट ग्रोथ इज वेरी लार्ज। बट अदर देन दैट, बैंक्स आर लाइकली टू डू वेरी वेल, ऑटो सेक्टर इज लाइकली टू डू वेल, telecom is likely to do well. So there are quite a few sectors which are also contributing to high profit growth for Q1 as well as full year. क्योंकि आपने बैंक्स मेंशन किया, मैं सेक्टोरल और स्पेसिफिक्स पर आना चाहूंगी जहां पर आपका बैंकिंग साइड पर एक्सपोजर काफी हाई है। एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड क्योंकि ओवरऑल मार्केट में हमने देखा है फाइनेंशियल्स का वेटेज भी ऊंचा है। ICICI बैंक, HDFC, SBI, कोटक, IDFC फर्स्ट, बंधन जैसे स्टॉक्स पर आप लोगों ने इनफैक्ट इस समय पैसा लगाया हुआ है और साथ ही HDFC भी है। तो HDFC और HDFC बैंक जो अब मर्ज्ड एंटिटी होगी तो फिर आपको क्या और विकल्प मिलेंगे फाइनेंशियल्स में अपने पोजीशंस को और वाइडन करने के लिए, या फिर यही वो पैक है जो सबसे ज्यादा ग्रोथ डिलीवर करने वाला है? एंड डू यू हैव मोर फेथ in private sector banks versus PSUs? So first of all, I would say that banking sector is one sector in the market. In fact, when you look at our portfolio, and that's our view today, हमको ऐसा लगता है कि आज अगर कोई मार्केट में सेक्टर ढूंढने जाएगा
जहाँ पे वैल्यूएशन ठीक ठाक हो और अर्निंग ग्रोथ भी अच्छा हो। बैंक्स के अलावा हमको एक्चुअली मुश्किल पड़ता है सेक्टर ढूंढने में, where every company that we see it from top to bottom, where valuations are reasonable and earning growth is stable to strong. So उस कारण से हमारा एक्सपोजर, आपने सही बोला, टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड में हमारा बैंकिंग एक्सपोजर काफी ज्यादा है एंड हम लोग काफी ऑप्टिमिस्टिक है। इनफैक्ट वैल्यूएशन का रूम अपसाइड का अगर कोई सेक्टर में है, जैसा मैंने कहा, बैंक्स में अभी भी है। सो वी थिंक बैंक्स में अपॉर्चुनिटी है। विद इन बैंक्स, एज यू हैव सीन ऑलरेडी, हमारे पास प्राइवेट बैंक ज्यादा है, पीएसयू बैंक कम है। बट हैविंग सेड दिस, मेरा ऐसा मानना है कि अगला 1-2 साल पीएसयू हो या प्राइवेट हो, सारे बैंक अच्छा परफॉर्म करेंगे। सो इट इज मोर अ मैटर ऑफ चॉइस। वी आर टेकिंग अ लॉन्ग टर्म व्यू। हम लोग, हमारे पोर्टफोलियो में हमारी सोच ऐसी है कि 5 साल से ज्यादा का समय का सोच के इन्वेस्ट करें, ज्यादा बार बार चर्न नहीं करें। तो वैसा सोचने में हमको कंफर्ट मिलता है प्राइवेट बैंक्स में ज्यादा एक्सपोजर लेने में। पीएसयू में ऐसा हमने देखा है हिस्टोरिकली, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा कहता है कि आपको टाइमिंग भी करना पड़ता है कभी कभी, जहाँ पे चेयरमैन मैटर मोर देन द बैंक इटसेल्फ। सो इफ यू गेट अ गुड चेयरमैन, गुड पर्सन हेडिंग अ पीएसयू बैंक, देन उनका काया पलट हो जाती है। एंड हेंस यू हैव टू माइंड एंड यू हैव टू फोकस ऑन who is running the bank in PSU and how well is he running that bank. So हमारे लिए लिमिटेड एक्सपोजर हमने लिया हुआ है, बट ऐसा नहीं है, हमको लगता है सारे बैंक्स अगले 1-2 साल में अच्छा करेंगे। क्योंकि आपको बैंकों पर इतना भरोसा है, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी एज एन एंसिलरी क्वेश्चन, ये जो एनपीए साइकिल काफी ज्यादा सुधरी है, स्पेशली पिछले 1-1.5 साल में, कंसिडरिंग हमने इतना पैसा डोल आउट नहीं किया था कोविड काल में, तो हमारे बैंकों की सेहत वैसे भी मजबूत थी। लेकिन अब जाकर बैंक्स और सरकार भी आग्रह कर रही है कि आप एमएसएमई पर को ज्यादा लोन्स दे, वहां पर ज्यादा एक्सपोजर लें। और दूसरी तरफ हमने देखा है कि रेट्स को लेकर अब एक स्टेटस को मेंटेन हुआ है, एक पॉज जोन में आ गए हैं। अगला अगर जो एक्शन आरबीआई की तरफ से आता है और वो रेट कट की तरफ आता है, वी रियली डोंट नो वो होगा या नहीं, क्या आप उसकी पहले अपेक्षा कर रहे हैं? और अगर वो रेट रिवर्सल का साइकिल पहले आरबीआई फ्रंट करता है, भारतीय बैंकों को उसका कितना फायदा मिलेगा? कितनी डिमांड आप रफली एंटिसिपेट कर रही हैं बढ़ सकती है क्रेडिट की? वेल, रेट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क है, सो लेट मी रीफ्रेज। एक्चुअली जब आज आप देखेंगे 10 ईयर बॉन्ड यील्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का इज ऑलरेडी एट अराउंड 7.1। उसका मतलब ये है कि रेपो रेट पर के मुकाबले बॉन्ड्स ने ऑलरेडी प्राइस करके रखा है कि कुछ अभी स्टेबिलिटी है या थोड़ा कट हो सकता है इन द रेट्स। So, and hence I would say that instead of repo rate, the focus should be more on the government securities 10-year bond. And if you look at that, it is already assuming that थोड़ा बहुत easing होगा अगले 1 साल में। And from a banking perspective, actually जो शुरू का रेट कट होता है, जब भी होगा, तो उसका नुकसान थोड़ा सा होता है बैंक्स को फ्रॉम देयर निम पर्सपेक्टिव। उनके मार्जिन्स में थोड़ा इम्पैक्ट नेगेटिव होता है। जी। And hence, if you take a very short term view, let's say assume करिए कि 6 महीने में थोड़ा 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो, अगर वैसा होता है तो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट उनके प्रॉफिटेबिलिटी पे होता है। बट इफ यू टेक अ लॉन्गर टर्म व्यू, विच इज लेट्स से द नेक्स्ट 2-3 years व्यू, निम्स आर मोर इन अ रेंज बाउंड पीरियड और जनरली बिहेव इन अ रेंज, सो प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट नहीं होता है। शॉर्ट टर्म व्यू में थोड़ा सा फर्क पड़ता है। वक्त थोड़ा एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद पटियार साहब से ये समझेंगे कि कोई ऐसी खास थीम जिसको लेकर टाटा म्यूचुअल फंड इस समय सबसे ज्यादा उत्साहित है। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फायदेमंद फंड और आज हमारी नजरें हैं टाटा म्यूचुअल फंड के लार्ज एंड मिड कैप फंड पर। मैं बात कर रही हूं चंद्र प्रकाश पटियार से, जो है सीनियर फंड मैनेजर टाटा म्यूचुअल फंड में। ऑटोज पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी कि ऑटो हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है, थैंक्स टू द प्रीमियमाइजेशन स्टोरी जो हमने स्पेशली मोटरसाइकिल सेगमेंट में देखी है। लेकिन आपका जो एक्सपोजर इस फंड में है उसमें M&M है, फिर 2 एंसिलरी कंपनियां हैं, सुंदरम फास्टनर्स एंड ट्यूब इन्वेस्टमेंट। सिर्फ 3 कंपनियों तक आपने अपने आप को लिमिट क्यों किया है, या फिर आगे कुछ पैसा रखा है एक्सपोजर बढ़ाने के लिए? हम लोग तो लगातार ढूंढते रहते हैं कंपनीज जहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा हो सके और वैल्यूएशन ठीक मिले।
But you have a very smart, very good question actually. Is that हम हमने ऐसा देखा है that दुनिया में if you look at the world, there is this disruption going on जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा नहीं आएगा ये क्वेश्चन सबके दिमाग में है. Technologies are changing almost every 6 months or every year. There is this green hydrogen that people are talking about. तो उसमें ये मुश्किल हो जाता है to choose between auto OEMs, which is the branded जो कार बनाते हैं उन या व्हीकल जो भी बनाते हैं OEMs, उनको चूज करना थोड़ा मुश्किल होता है. शेयर परफॉर्म करने में थोड़ा तकलीफ होता है क्योंकि इन्वेस्टर के दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क होता है कि वो रहेगा नहीं रहेगा. उससे बेटर हमको लगता है टू ओन एंसिलरी कंपनीज जो कि ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल रहे या कन्वेंशनल इंजन रहे, हाइड्रोजन रहे या कुछ और रहे, उनका बिजनेस चलता रहेगा. और वो इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, वो दुनिया में बेचते हैं, इंडिया में भी बेचते हैं. इस चाइना प्लस वन टर्म जो हम लोग सुनते हैं आजकल, हमको एक्चुअली दिखता है वो ऑटोस एंसिलरी में इंडिया हैज अ कॉम्पिटिटिव एज फ्रॉम कॉस्टिंग पर्सपेक्टिव. हमारे पास स्केल भी है. सो देयर आर मेनी कंपनीज दैट वी कैन सी इन इंडियन ऑटो एंसिलरीज व्हिच आर गोइंग ग्लोबल एंड स्केलिंग एट अ फास्ट पेस. इसलिए हम लोग एंसिलरी को ज्यादा प्रेफर करते हैं आज की तारीख. ओके, आई गेट योर पॉइंट. और ऑफ कोर्स ट्यूब में हम सब जानते हैं कि कंपनी किस तरह से अपने मसल्स को बेसिकली फ्लेक्स कर रही है ईवी साइड पर भी एक्सपोजर बढ़ाने के लिए. एक और सेक्टर जो मुझे काफी दिलचस्प लगा है, आपने जो इंडस्ट्रियल्स पर एक्सपोजर ले रखा है और यहाँ पर आप काफी कॉन्शियसली मिड कैप्स पर ही ज्यादा फोकस करें. इसमें कमिंस है, एलेंटिस बेक है, AIA इंजीनियरिंग जैसी कंपनियां हैं, ऑफ कोर्स भारत फोर्ज भी है which doubles up as an auto ancillary as well. इस सेक्टर में किस तरह की ग्रोथ है? और नॉर्मली हम इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़कर कमिंस एंड एक हाथ में लूजली कह देते हैं ये सारे स्टॉक्स जो इंजीनियरिंग कंपनियां हैं वहां पर भी योगदान देंगे. लेकिन हाउ हैव यू पिक्ड दीज कंपनीज और क्या पोटेंशियल आप देख रहे हैं रफली अर्निंग्स की डिलीवरी यहां पर होती हुई दिखाई देगी? तो एक मैक्रो ट्रेंड है which is about larger infrastructure investment happening in the country. Second is data center growth that is happening in the country. And third is technology investments that is also happening in the country. And lastly, capital expenditure from Indian corporates is also going up significantly. ये चारों चीजों को अगर हम देखें ट्रेंड को तो उससे आपको पता चलेगा कि सारी जो कैपिटल गुड्स कंपनीज हैं उनके पास ऑर्डर्स काफी ज्यादा हैं. पिछले 2 साल से ये पिकअप दिखता है हमको. एंड ये सारी कंपनीज जो आपने मेंशन किया है, जनरली एज अ कैपिटल गुड्स एज सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर, they are benefiting from manufacturing picking up in India, capital expenditure picking up in India, infrastructure investments happening in India, and this transformation of going from physical to digital and data center capex happening in India. ये सारे ट्रेंड में capital good companies are the first to benefit. And इसलिए हमारे हिसाब से this is a sector which we can easily grow earnings at 15% plus over the next 2-3 years. तो हमको पॉजिटिव, हमारा व्यू इसमें पॉजिटिव है. किस दूसरे सेक्टर को लेकर आप चंद्र प्रकाश इस समय ज्यादा एंथूज्ड हैं? क्योंकि द रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स दैट यू आइडेंटिफाइड उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्सपोजर है. आपके पास थोड़ा सा सीमेंट है, थोड़ा सा ऑफ कोर्स L&T जैसी कंपनी में एक्सपोजर है, रिलायंस है, लुपिन है, और कंजम्पशन थीम जिसको लेकर भारत में सबसे ज्यादा उत्साह होता है वहां पर 3-4 नाम है और बहुत हटके नाम है. तो कौन से सेक्टर में इन सब में से आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस है डिलीवरी का? आई एम श्योर आपने जो पिक किए वो सारे स्टॉक्स डिलीवर करके देंगे, लेकिन ज्यादा कन्विक्शन कहां पर नजर आ रहा है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल श्रद्धा जी, आई वुड वांट टू टेल यू दैट हम टाटा म्यूचुअल फंड में फिलॉसफी ऑफ इन्वेस्टिंग इन ग्रोथ एट रीजनल प्राइस. सो उस फिलॉसफी में हम लोग ऐसी कंपनी ढूंढते हैं जहां पे प्रॉफिट ग्रोथ कैन बी 15 to 20% पर एनम ओवर द नेक्स्ट 3-4 years. जितना लंबा वो ग्रो कर सके उतना अच्छा. साथ साथ में फ्री कैश ढूंढते हैं और साथ साथ में वैल्यूएशन जहां पे सस्ता हो ताकि हमारे इन्वेस्टमेंट होराइजन में वैल्यूएशन री रेटिंग हो पाए. तो एक्चुअली ऐसे इस डेफिनेशन से जाएंगे तो हमारा फोकस हमेशा बॉटम अप स्टॉक पिकिंग में है. हम लोग सेक्टोरल फ्रेमवर्क कम देखते हैं और कंपनी स्पेसिफिक ज्यादा ढूंढते हैं. तो अगर आपने सही सवाल उठाया, हमारा पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे टाटा लार्ज एंड मिड कैप का, तो बहुत हट के कंपनीज हैं जहां पे हम लोग ऐसी कंपनी पे इन्वेस्ट किए हैं जहां पे मार्केट उन कंपनीज को पिछले कुछ सालों में इग्नोर किया, तो हमने वो एडवांटेज लिया और उन कंपनीज में इन्वेस्ट किया.
और आज वो कंपनीज अच्छे से ग्रो कर पा रही हैं, अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही हैं। एंड हमारा ऑप्टिमिज्म है दैट अगला 2-3 साल भी ग्रोथ अच्छा रहेगा। सो टू कम टू योर क्वेश्चन, सेक्टर फोकस कम है, स्टॉक स्पेसिफिक फोकस ज्यादा है। सो विद इन अ सेक्टर देयर आर, और एवरी सेक्टर वुड हैव 1 or 2 लीडर्स और मैनेजमेंट टीम्स डूइंग अ ग्रेट जॉब, एंड उन कंपनीज को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। Coming to one theme that I would want to say is that manufacturing is a theme. इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग पिछले 20-30 साल से बहुत वीक रहा है, बट पिछले 4-5 साल से ये काफी ज्यादा पिकअप दिख रहा है। जियो पॉलिटिक्स, China Plus One, कॉस्ट इंक्रीज इन यूरोप, ये सारे ट्रेंड को देखते हुए इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इज पिकिंग अप। टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन एंटरप्रेन्योर्स इज पिकिंग अप। इनफैक्ट कल मैं फॉर एग्जांपल एक कंपनी से मिला दिल्ली में, एंड दैट कंपनी इज इन्वेस्टिंग अमेजिंगली इन हाई टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर हार्डवेयर एज वेल। सो जो पहले इंडिया में कभी हुआ नहीं वो भी हो रहा है आजकल। एंड सो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स। चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स बीन अ प्लेजर, एब्सोल्यूट प्लेजर स्पीकिंग टू यू, क्योंकि बहुत ही हटके फंड है और मैं हमारे दर्शकों से आग्रह करूंगी एक बार टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड का फैक्ट शीट देखिए, आपको वाकई में लगेगा जिन स्टॉक्स और जिन सेक्टर्स की हमने बात की है किस तरह से और कितनी मेहनत से चुने गए हैं, और जैसे पडियार साहब कह रहे हैं कि यहाँ से आगे के विनिंग आइडियाज आपके पोर्टफोलियो में, आपकी इन्वेस्टमेंट थीसिस में साबित हो सकते हैं। चलिए आपसे लेंगे इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए पडियार साहब, और दर्शकों से भी लेंगे इजाजत। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक शानदार नए फंड के साथ। नमस्कार, ठीक है।